नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि आज के इस चलचित्र का शीर्षक पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के इस चलचित्र में मैं कुछ ऐसे एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसकी वजह से आप में से कई लोग मेरे वीडियो को देखते होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग फ्यूचर में एक दिन कोरिया आने का सपना देख रहे हैं, चाहे घूमने के मकसद से या फिर पढ़ाई करने के मकसद से या फिर रहने के मकसद से। मकसद जो भी हो, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग फ्यूचर में एक दिन कोरिया आने की सोच रहे हैं, शायद तब भी मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे। तो दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप जैसे भारतीय नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक जब कोरिया में आगमन करते हैं तो उनको किस किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोरिया में रहते रहते 6 साल तक अपने अलग अलग भारतीय दोस्तों के साथ बात करके मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उस निष्कर्ष के आधार पर मैं आप लोगों को यह सारे प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आप जब विदेश में जाते हो तो वहां के कल्चर आपके देश के कल्चर से अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जो आप लोगों ने शायद अपने देश में कभी महसूस ना किया हो। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो सबसे पहले की प्रॉब्लम होती है खाने की प्रॉब्लम। देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोरिया में ज्यादातर लोगों को वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। कोरिया सरकार के एक सर्वे के अनुसार कोरिया में 1% या फिर उससे भी कम लोग वेजिटेरियन होते हैं। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि मीट को छोड़कर सिर्फ सब्जी को खाने वाला कल्चर हमारे कोरियन लोगों के खून में शायद बहता ही नहीं है। लेकिन आप लोग भारत के निवासी हो, भारत के नागरिकों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अंडे और प्याज और लहसुन को भी नॉनवेज मानकर, नॉनवेज कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन नॉनवेज मानकर उसको भी खाने से इनकार कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो लोग कोरियन खाने से यानी कोरियन स्टाइल के खाने से यानी चिकन, पोर्क और फिर यहां के खाने पकाने के स्टाइल से फ्रेंडली हैं, वो लोग जब कोरिया आते हैं तो हमारे खाने का बहुत मजे से आनंद लेते हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए शुरू हो सकती है जब कोई शुद्ध शाकाहारी बंदा कोरिया में आता है। जाहिर सी बात है, यहां पे इंडिया की तरह जैसे ग्रीन और रेड कलर में वेजिटेरियन फूड का जो अंतर लिखा होता है भारत के हर रेस्टोरेंट में, हर फूड प्रोडक्ट में, आपको ऐसा संकेत तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे वेजिटेरियन शब्द का अर्थ कई लोगों को पता नहीं होता। वैसे आजकल मेरी उम्र के लोगों को, यानी कि जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, उनको ट्रेंड की वजह से थोड़ी बहुत वेजिटेरियन का मतलब पता तो चल रहा है। लेकिन अभी भी कोरिया के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वेजिटेरियन नाम का शब्द पहले कभी नहीं सुना। और वेजिटेरियन शब्द के जो डेफिनेशन होता है ना, वो इंडिया में अलग है और फिर कोरिया में वेजिटेरियन शब्द का डेफिनेशन इतना अलग है कि कोरिया में बहुत सारे लोग, यानी कि मैं सच में अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चिकन और फिश भी वेज फूड है। यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि सन 2015 की बात है कि मैं अपने एक इंडियन दोस्त, वो बिहार से था, शुद्ध शाकाहारी बंदा था, उसके साथ कोरिया में खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ गया और वो खाटी वेजिटेरियन बंदा था। तो मैंने वहां की आंटी, कोरियन, जाहिर सी बात है कि कोरियन आंटी वहां पे एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी, ये बंदा वेजिटेरियन है, इसलिए हमको मीट वाला कोई खाना नहीं चाहिए, तो आप कृपया करके मुझे एक ऐसे खाने का रिकमेंडेशन दीजिए जहां पे मीट का इस्तेमाल ना किया गया हो। उसके बाद उस रेस्टोरेंट के आंटी ने जो बात बोली ना, ये बात सुन के हम दोनों हक्के बक्के रह गए कि अच्छा, तो तुम दोनों वेजिटेरियन हो, चलो ठीक है, वेजिटेरियन हो तो मीट तो नहीं खाते होंगे, इसका मतलब मैं तुम दोनों के लिए हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल चिकन सूप रिकमेंड करती हूं। चिकन टू वेजिटेरियन फूड है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को कोई दिक्कत होगी। तो मतलब यहां पे एक्चुअली क्या होता है ना कि सही में वेजिटेरियन फूड का डेफिनेशन कुछ लोगों को पता नहीं होता और कई लोगों को ऐसा लगता है कि फिश और चिकन दोनों वेज फूड है। और आप लोगों को जाहिर सी बात है कि वेजिटेरियन फूड ढूंढने के लिए कई बार मशक्कत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि कोरिया में बाहर ना खाकर सिर्फ पूरा दिन अपने घर पे ही खाना बनाकर खाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे भारतीय वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो कोरिया में निवास करते हैं, वो या तो बाहर खाना ही नहीं खाते या फिर अपने घर पे
3 बार का डब्बा बनाकर बाहर जाके खाते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये बात मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि कोरिया में क्या होता है ना कि वेजिटेरियन को ढूंढना काफी मुश्किल बात है, और ऊपर से कई लोगों को वेजिटेरियन का मतलब ही समझ में नहीं आता। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि भारत में, यानी कि भारत में कई लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते लेकिन कई लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए मैंने देखा है। और जो लोग कोरिया में पढ़ाई करने आते हैं या फिर जॉब करने आते हैं, उनको कुछ हद तक यानी कि काफी अच्छी अंग्रेजी आती है। तो वो लोग क्या सोच के आते हैं कि जैसे कि भारत में अंग्रेजी कुछ हद तक काम से चल जाती है, इसलिए कोरिया में भी अंग्रेजी से काम चल जाएगी, इस तरह से काम सोचकर आते हैं। लेकिन उनकी ज्यादातर ये सोच होती है ना, गलत साबित हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे साथ भी ऐसे अनुभव हुआ है कि कोरिया और तुर्की जैसे जहां पे अपनी भाषा को बहुत ज्यादा बल और बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वहां पे समाज में बहुत सारे लोगों को ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजी के बेसिक शब्द भी नहीं आते। ऐसे ऐसे अंग्रेजी शब्द जो कि भारत में नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं, आप लोगों को शायद वो चीजें, अंग्रेजी के वो शब्द बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक लगते होंगे, लेकिन कोरिया में आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि यहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे अंग्रेजी नहीं सीखी है, और बहुत सारे लोगों को जो बेसिक अंग्रेजी शब्द जिनको लगता है उसका मतलब भी पता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बस ये एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि कोरिया में अंग्रेजी से काम चल जाएगा, इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं। कोरिया अगर आप आ रहे हैं और फिर कोरिया में कुछ काम करने की अगर आपको जरूरत पड़े, तो मैं आपको यह रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि यहां के लोगों से बात करने के लिए और कम से कम यहां पे शुरू हो रहे कुछ प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप इंडिया में, मेरा मतलब कम से कम 3 या 4 महीने के लिए कोरियन भाषा सीख कर आ जाएं, जिससे आप लोगों को कोरिया आने के बाद सामना करने वाले प्रॉब्लम की संख्या बहुत घट जाएगी। और तीसरा प्रॉब्लम यह है जो आप लोगों को महसूस हो सकता है, और वो ये है कैश का इस्तेमाल। एक्चुअली क्या होता है ना, सिर्फ यहां तक बोलने के बाद आप लोगों को मेरे बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैश के इस्तेमाल इसका क्या मतलब है, इससे वाले इंडियन लोगों को प्रॉब्लम क्या महसूस हो रही है। लेकिन अभी मैं इसका एक एक मतलब आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये होता है कि भारत में अभी भी कैश का बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कैश यानी कि जिसको हम अपनी आंखों से रूप में देख सकते हैं, यानी कि बैंक नोट और सिक्के, ये दोनों कैश के रूप में कहलाए जाते हैं। लेकिन कोरिया को, यानी कि मैं कोरिया में अभी रह रहा हूं, और कोरिया अभी लगभग पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी हो चुका है। यहां पे बहुत सारी जगह आपको ऐसा मिलेगा जहां पे कैश को लेने से इनकार कर दिया जाता है। खास करके अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो और अगर आप बस में ट्रैवल करते हो, तो बहुत सारे स्टेशन पे कैश पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और अभी ये बहुत पुरानी बात है कि कोरिया के लगभग बहुत सारे बस ने अपने पेमेंट कैश में, यानी कि सिक्के और बैंक नोट में लेने से इनकार कर दिया है। यहां पे ज्यादातर लोग बोलना भी अजीब होगा, लेकिन 97% लोग अपना सारा पेमेंट एक क्रेडिट कार्ड से करते हैं या फिर डेबिट कार्ड से करते हैं। और आजकल तो सैमसंग पे, एप्पल पे, इस तरह से जैसे भारत में पेटीएम चलता है, फोन पे का एप्लीकेशन भी इतने अच्छी तरीके से कोरिया में चल रहा है कि यानी कि कोरिया पूरी तरह से कैशलेस सोसाइटी कह सकते हो। जो लंबे टाइम तक कोरिया में रह रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोरिया में रहते रहते अपने नाम के एटलीस्ट 1 या 2 क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए, यानी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए कोरिया घूमने आ रहे हैं, ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देने वाली बात हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर वैसे लोगों को इतनी कोरियन भाषा आती है नहीं कि कोरिया में जाकर कुछ अपने नाम का कार्ड बनाए। और वो जब बस में या फिर मेट्रो में कैश देने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि हमारे यहां पे कैश नहीं लिया जाता, आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वे लोग कोरिया में पहली बार आए हैं, तो कार्ड बनाने का प्रोसेस उनको पता है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभी से बता रहा हूं कि कोरिया में आपको यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि कुछ जगह ऐसे आपको मिल सकते हैं जहां पे कैश लेने से इनकार कर दिया जाए। उस बात से बचने के लिए आपको कोरिया आने से पहले ना एक ऐसा कार्ड बनाना होगा जो कि कोरिया में भी काम कर सकते हैं। ज्यादातर वीजा कार्ड जो होता है ना, वीजा कार्ड दुनिया के किसी भी देश में बनते हो, वो दुनिया के इंडिया और कोरिया दोनों देश में काम करता है। यानी कि मैंने कोरिया में जो वीजा कार्ड बनवाया है ना, वो इंडिया में भी काम करता है। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए
कम दिनों के लिए कोरिया घूमने आ रहे हो तो कोरिया पहुंचने के बाद आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि अपने नाम का क्रेडिट कार्ड मत बनाओ, डेबिट कार्ड मत बनाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने नाम का ट्रैफिक कार्ड जो होता है ना, ट्रैफिक कार्ड जो कि बस और मेट्रो में इस्तेमाल होता है, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारे मेट्रो और बहुत सारे शहर के बस में कैश पेमेंट को काफी टाइम पहले बंद कर दिया जा चुका है। इसलिए उस कार्ड के बिना, जैसे कि दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड चलता है ना, उस कार्ड के बिना कोरिया में शहर में घूमना आपके लिए बहुत मुश्किल बात बन जाएगी। वो कार्ड कैसे बनता है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर सारी बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक हो, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।